हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में माइंड मैप लेके। किसका माइंड मैप सर? तो बेटा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया था। अब बारी इस बात की है कि उस पूरे जो बिखरे हुए ज्ञान थे उनको कहीं ना कहीं हम चंद मिनटों के अंदर, चंद लम्हों के अंदर समेट लें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहली चीज तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। हमने कहा था क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल को लेके लैब गए थे और लैब में ले जाने के बाद से अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया था, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे रहा था, अपने किसी भी आयन की आइडेंटिटी को नहीं छुपा रहा था, हमने साफ कह दिया था वो डबल सॉल्ट है। अगर वहीं पे हम बात करें दूसरे सॉल्ट को जिसको हमने पानी में डाला, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा था, वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपा रहा था, अगर वो किस कंस्टिट्यूएंट आयन से बना हुआ है उन सारे कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं दे रहा था, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जी हां साहब, अगर मैं बात करूं क्रिस्टल जो होते हैं वो दो तरह के, एक डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मैंने वो सारी बातें जो अभी बोली वो सारी चीजें आपकी यहां पे लिखी हुई हैं। अब दूसरा पड़ाव अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को जब हम देख रहे थे तो हमें पता है कि यहां पे ये क्या था, डब्बा। हमने कहा डब्बा दो तरीके का होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वन इज योर कोऑर्डिनेशन, सेकंड वन इज योर आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात किया जाए बेटा जी, तो इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि जनरली डी ब्लॉक का होता है। ऐसा क्यों सर? सामान्यतः डी ब्लॉक का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसका हाईफाई नेचर होता है। हाईफाई का मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरी चीज उसके पास होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इन दो वजहों से, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से मतलब आयरन +2 में भी स्टेबल है, +3 में भी स्टेबल है, और इसी के कारण मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी वजह से वो क्या करता है बेटा, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रिफ्लेक्ट करता है। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे और क्या रहता है सर इस डब्बे के अंदर, तो लिगेंड रहता है बेटा। अब लिगेंड हम बोले तो वही जो ऑर्गेनिक का न्यूक्लियोफाइल इनऑर्गेनिक में आके लिगेंड बन जाता है, यानी कि जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड की जब हम बात करते हैं तो लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तीन तरह के होते हैं, वन इज योर कैटायनिक एंड सेकंड वन इज योर एनायनिक एंड थर्ड वन इज योर न्यूट्रल। जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक लिगेंड, जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज एनायनिक लिगेंड, और जिसके सर पे कोई चार्ज नहीं है यानी कि सिर्फ लोन पेयर है तो हमने उसे क्या कहा, न्यूट्रल बोला। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो एनायनिक के अंदर जैसे कि मान लीजिए Cl- है, तो Cl- को क्लोराइड नहीं बोलोगे, क्लोराइडो बोलोगे। क्या बोलोगे? क्लोराइडो। तो यहां पे याद रखना हमेशा सफिक्स जो यूज होता है दैट इज लास्ट में ओ यूज होता है। अगर मैं बात करूं जैसे Br- है तो ब्रोमाइडो, सल्फाइट है तो सल्फाइटो, सल्फेटो, समझ रहे हो? ऐसे नाम आपको लेना होता है। H- है तो हाइड्राइडो, OH- है हाइड्रोक्साइडो, समझ रहे हो? अब अगर ऐसी बात करें कैटायनिक लिगेंड की केस में, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा था कि ये जो है हाइड्राजीन है और हाइड्राजीन में हमने एक को क्या बना दिया, NH3 पॉजिटिव बना दिया। नाउ इस साइड से अपना लोन पेयर तो दे ही सकता है, तो वैसे तो इसका नाम क्या बनेगा। अब अगर मान लो ये कैसा है, कैटायनिक लिगेंड, तो कैटायनिक लिगेंड के केस में IUM लग जाता है, दैट इज हाइड्राजीनियम आयन, ऑक्सीनियम आयन। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मान लो तुमको O2+ दे देता है, इट मींस ऑक्सीनियम प्लस आयन, ठीक है, ऑक्सीनियम आयन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यूट्रल के केस में। तो न्यूट्रल के केस में बेटा दो बातें आपको याद रखनी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज NH3 का नाम जो होता है बेटा वो होता है अमीन होता है। क्या होता है? अमीन। वहीं वाटर को मेरे लाल कहा जाता है, एक्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? एक्वा कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आप अपने दिमाग से भूलेंगे नहीं। CO को वहां पे बोला जाता है कार्बोनिल, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CO को क्या बोला जाता है? CO को कार्बोनिल बोला जाता है। ठीक है, और NO को क्या बोला जाता है? तो नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रोसिल या फिर नाइट्रोसो बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी की, आखिर वो कितनी तरह से दे सकता है। एक तरह से दे रहा है, हमने वर्ड यूज किया मोनोडेंटेड, दो तरफ से दे रहा है बाइडेंटेड, तीन तरफ से दे रहा है ट्राइडेंटेड, चार तरफ से दे रहा है टेट्राडेंटेड, सर चार से ज्यादा तरफ से दे रहा है पॉलीडेंटेड, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारी तरफ से दे रहा है तो हमने कहा पॉलीडेंटेड। फॉर एग्जांपल EDTA एक कैसा लिगेंड है बेटा, तो EDTA अगर हम बात करें इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटो, हमें पता है 6 साइड से देता है, नाम दे सकते हो हेक्साडेंटेड। इसके अलावा आप क्या नाम दे सकते हो बेटा, उसे पॉलीडेंटेड भी कह सकते हो। अगर हम अगली बात करें फ्लेक्सीडेंटेड,
ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को अदल बदल सकते हैं, कभी दो तो कभी एक, मतलब ऐसे अगर वो शो करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं बेटा यहां पे, तो ये रहा एस डबल बॉन्ड ओ और ये रहा डबल बॉन्ड ओ, यहां पे क्या है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। जब मैं मेटल M प्लस एक्स को लेके जाता हूं तो ये आजू से भी देगा और ये बाजू से भी देगा। लेकिन दिक्कत की प्रॉब्लम यह है बेटा कि हमने ये सीखा था 3 मेंबर 4 मेंबर की रिंग जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। 3 या 4 मेंबर की रिंग जो होती है बेटा वो हाईली अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से यहां पे ये क्या है, रिंग अगर देखोगे 4 मेंबर की बन रही है, बहुत आसानी से ब्रेक कर जाएगी, बहुत आसानी से। इसी वजह से अगर मैं बात करूं तो ये कितनी डेंसिटी शो करता है, जनरली 1 करता है, लेकिन ये चाहे तो 2 भी शो कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं SO4-2 CO3-2, ये चाहे तो ये कितनी डेंसिटी शो कर सकते हैं, 1 भी 2 भी, मतलब इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, 1 भी 2 भी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोलो बेटा फ्लेक्सिडेंटेड। नाउ द टॉपिक इज फॉर एम्बिडेंटेड। अगर मैं बात करूं एम्बिडेंटेड क्या है, तो एम्बिडेंटेड के बारे में समझना बेटा, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो बट एट अ टाइम एक ही तरफ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, तो अगर हम बात करें बेटा NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन को अगर हम ले लेते हैं बेटा, तो एक तरफ से ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी ये दे सकता है और नाइट्रोजन के भी लोन पेयर को दे सकता है। हमने कहा एम्बिडेंटेड। एक ऐसे लिगेंड जो कि आज जो अगर मैं बात करूं तो एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट रखते हो लेकिन एट अ टाइम एक ही तरफ से दें, उससे हम कहते हैं एम्बिडेंटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस टेंडेंसी के बेसिस पे हमने कहा एक क्लासिकल होता है और एक कैसा होता है बेटा, नॉन क्लासिकल होता है। क्लासिकल में अगर मैं बात करूं सिंपल मेटल है और लिगेंड है, लिगेंड देने का काम करेगा, मेटल लेने का काम करेगा। लेकिन वहीं नॉन क्लासिकल की जब बात करोगे बेटा, तो नॉन क्लासिकल 2 तरह का होता है, एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और दूसरा होता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। याद रखने वाली बात है बेटा, CO और NO को सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के केस में कभी नहीं भूलोगे। मैंने लेक्चर के अंदर डीपली ये बात बताई थी और मैंने कहा था जब भी आपसे पूछा जाएगा CO के बारे में सवाल पूछा जाता है, पहली चीज। नाउ स्टैंड फॉर पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। बेटा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर जनरली आप देखोगे ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां जरूर पाया जाएगा, ठीक है। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर कहां पे केस पाया जाता है, डेट इज अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां मौजूद होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये ऐसी बॉन्डिंग को कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से होता क्या है, सबसे पहली चीज मेटल और लिगेंड का खुद का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इंक्रीज होता है बेटा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या बनता है, नया बॉन्ड बनता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियस है ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियस है क्या होगा, ज्यादा होगा। मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, तो वो कम होती है। वहीं इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिगेंड क्या होता है, तो 2 से 3% तक बेटा क्या होता है, कम होता है। मार्क माय वर्ड, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3% का कम होता है। मैंने लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करा के बताया था, जेई ने एक बार पूछ रखा है। नाउ सेकंड पॉइंट सुनिए कि इंटरनल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड कितना बढ़ेगा, तो लगभग बेटा कितना बढ़ता है, 2 से 3% बनता है। तो अगर मैं बात करूं ये बेसिक्स के जो हमने शुरू के 3 घंटे के लेक्चर के अंदर सारी बातें हमने चर्चा की है, उसको मैंने समेट के देने की कोशिश की है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम अगर बात करें बेटा नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर में हमें पता है कि डब्बा क्या हो सकता है, देखो केटाइनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, अगर वो केटाइनिक और न्यूट्रल होता है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन एनायनिक के केस में आपको बस एक बात याद रखना है, एनायनिक के केस में यहां पे मेटल प्लस 8 लग जाता है। मेटल के केस में क्या लग जाता है, 8, एक वर्ड लग जाता है 8। अब जरा गौर से देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर देखो लिगेंड का, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, उसके बाद नाम ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद से नाम ऑफ मेटल, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। यानी कि आपको क्या देखना है, नंबर नेम नेम नंबर, ठीक है। नंबर लो फिर नाम बताओ, नाम बताओ नंबर लो, समझ रहे हो मेरी बात को, नंबर नेम नेम नंबर, नंबर नेम नेम नंबर, ठीक है। अब नंबर अगर मैं बात करूं नंबर किसका, तो लिगेंड का, नेम किसका, तो लिगेंड का, यानी कि नंबर नेम नेम नंबर। तो नेम किसका आपको लिखना है, मेटल का, एंड अगर हम बात करें नंबर, तो नंबर किसका, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो कितना मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, समझ रहे हो, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझना, अगर लिगेंड के नाम में खुद डाई या ट्राई आता है तो बेटा हम वर्ड यूज करते हैं बिस या ट्रिस। मान लो जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन अगर आपको दिया गया है लिगेंड के तौर पे, अब इथाइलिन डाइअमीन के नाम में खुद डाई आ रहा है, ठीक है, और इथाइलिन डाइअमीन कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो कैसे बोलोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा बिस इथाइलिन डाइअमीन, समझ रहे हो। तो अगर लिगेंड के नाम में खुद अगर डाई और ट्राई आ रहा है तो आपको वर्ड क्या यूज करना है बेटा, तो आपको वर्ड यूज करना है बिस और ट्रिस। सर अगर 4 हुआ तो
टेट्राकेस, समझ रहे हो? 5 हुआ तो पेंटाकेस। हाँ मुझे बेटा हंसी आ रही है, हंस लो लेकिन कंसेप्ट को सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी याद रखिएगा बेटा Fe और NO जब भी साथ पाए गए, Fe और NO जब भी साथ पाए गए, NO को हमेशा NO प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? NO प्लस। और NO प्लस को प्यार से हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोसोनियम आयन। अब मैं आपको बताऊं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर 2 ऐसी रिएजेंट है जिनको आपको एकदम भूलना नहीं है। एक आपका पी ब्लॉक में है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। वन इज योर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सेकंड वन इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। तो यहां पे अगर हम बात करें, एक होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा कौन सा होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। मैंने कहा था कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को याद रखने का तरीका कि फियांसे के पास गया 5 बोतल पानी लेके, बेबी डू यू लव मी, आंसर आया नो, बंद कमरे के अंदर फांसी लगा के मर जाऊंगा। बेबी ने 4 बार क्या बोला? सॉरी बोला। तो सिर्फ ये याद करने के लिए किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। अगर मैं आपसे बात करूं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन का जब टेस्ट करते हैं एसएनपी डाल के, तो पर्पल कलर की पीपीटी आ जाती है। तो इसको याद रखने का तरीका, पल 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 दिल के पास तुम रहते हो। खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। अगेन अगर मैं बात करूं, जैसे K4FeCN6 दिया गया है, नाम लिखना आपका खुद का काम है, मैंने पूरा करवा रखा है। यहां पे Fe+3 के साथ जब हम ट्रेड करते हैं इसको, तो बेटा यहां पे जो कंपाउंड बनता है डेट इज प्रशियन ब्लू। और कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं प्रशियन ब्लू, ठीक है। तो यहां पे कलर कैसा आता है बेटा? प्रशियन ब्लू आता है। सेकंड अगर मैं बात करूं Zn+2 के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, तो यहां पे अगला कंपाउंड बनता है डेट इज ZnFeCN6, ठीक है। अब ये किस कलर का होता है? तो ब्लू व्हाइट कलर का होता है। ऐसे ही कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं तो चॉकलेट ब्राउन कलर आता है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें K3FeCN6 के साथ लेके हम जब Fe+2, देखो ये क्या है? फेरी है। ये क्या है? फेरी है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को फेरी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको बोलेंगे फेरो बोलेंगे। तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जब इसके साथ ट्रीट किया जाता है तो यहां पे ये किस कलर का बनता है? तो ये ब्लू कलर का बनता है। किस कलर का? टर्न ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूं, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के लिए, इंपॉर्टेंट बात हमने बोली थी कि ये Cu+2 के साथ Cu+2 के टेस्ट में ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, क्या इसका H2S के साथ कोई रिएक्शन होता है? तो नहीं। याद करो मैंने बताया था कि यहां पे नो रिएक्शन विथ H2S। Cd+2 के टेस्ट में ये बनता है K2CdCN4। आपको पता है जिंदगी कबाड़ा हो गई ZnCdHg, या फिर कुछ आगे आओ, ये जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हैं, तो इसीलिए इनके साथ 4-4 लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है बेटा कि यहां पे जब H2S के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से CDS क्या कर देता है? तो येलो पीपीटी दे देता है। क्या दे देता है? येलो पीपीटी विथ H2S। नाउ अगली बात अगर हम बोले तो यहां पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, वरना रोजी रेड या चेरी रेड पीपीटी बन जाएगा। याद करो NiDMG2 के बारे में मैंने बोला था Ni2+ के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज तो यहां पे देखो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ वरना रोजी रेड या चेरी रेड पीपीटी बन जाएगा। अगली बात, इसके अंदर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ऊपर नीचे से हमने कहा था। चूंकि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने की वजह से ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर 2 5 मेंबर रिंग पाई जाती हैं और 2 6 मेंबर रिंग पाई जाती हैं। और तो और Ni का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो होता है DsP2, और DsP2 का मतलब है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अपन बात नहीं करते हैं। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स 3 तरह के होते हैं, वन इज स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं नो OI, और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो हम कहते हैं नो GI। वहीं अगर ऑक्टाहेड्रल की जब हम बात करते हैं तो बोथ GI एंड OI, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए फटाफट से। आगे अगर हम चलते हैं बेटा, तो यहां पे देखिए लेड EDTA के बारे में बोला था मैंने कि ह्यूमन बॉडी से लेड पॉइजनिंग को हटाने के लिए हम EDTA जैसे लिगेंड का सहारा लेते हैं, कैल्शियम EDTA का इंजेक्शन देते हैं और उससे लेड को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि लेड EDTA और कैल्शियम EDTA में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो किसकी ज्यादा है? दैट इज बाइंडिंग अफिनिटी लेड की ज्यादा होती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें निजलस रिएजेंट पे, तो निजलस रिएजेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप याद रखोगे K2HgI4, वो गलत हो जाएगा बेटा। हमेशा याद रखो K2HgI4 इन बेसिक मीडियम को कहा जाता है निजलस रिएजेंट। जेई ने पहले भी ये गलती कराई है लोगों से, आगे भी ये गलती करा सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या करने के लिए यूज किया जाता है? तो बेटा NH4+ जो है ये एक जीरो ग्रुप का केटायन है, जीरो ग्रुप का केटायन होता है, ठीक है। तो जीरो ग्रुप के केटायन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए निजलस रिएजेंट का हम यूज करते हैं। और जब हम यूज करते हैं तो यहां बनता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। क्या बनता है? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, जिसका पीपीटी
पीटी जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का बेटा। अगला अगर मैं बात करूं दैट इज PS3P ब्रैकेट में RSCl, इसको हम कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के लिए इसे यूज किया जाता है। क्रायोलाइट की अगर हम बात करें मेटलर्जी के अंदर कई बार आप सुनेंगे तो क्रायोलाइट के बारे में आप ध्यान रखेंगे, दैट इज Na3AlF6-3। अगला अगर मैं बात करूं तो NaAgCN2। NaAgCN2 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये सिल्वर की मेटलर्जी में बनता है। किसकी मेटलर्जी में? सिल्वर की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं NaAuCN2 की अगर हम बात करें तो ये गोल्ड की मेटलर्जी में बनता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, PtNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसको हम कहते हैं सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज किया जाता है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगली अगर हम बात करें तो जी सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग अपने को देखने को मिलती है एंड इट इज द केस ऑफ पाई डोनर पाई एक्सेप्टर का केस होता है, ठीक है। और तो और मैं आपको बता दूं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, याद रखिए, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, आप लिख लोगे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। हालांकि मैंने आपको बताया था RMGX कैसा है तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, फेरोसिन कैसा है तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। खैर हम आगे बात करें, NaOH प्लस Al2O3 को लीचिंग के अंदर जब यूज करते हैं तो बनने वाला जो होता है वो NaAlOH का होल 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखना आपका काम है। मुद्दे की बात पे हम करते हैं तो अब देखो ब्रिज लिगेंड का दूसरा केस जो हमने पढ़ा था ब्रिज लिगेंड, तो ब्रिज लिगेंड के केस में हमने कहा था आपको कुछ नहीं करना है, आज आपको क्या करना है, लिगेंड के जस्ट नाम के पहले एक स्पेशल वर्ड यूज करना है, दैट इज म्यू। अगली बात अगर हम करें थर्ड केस, दैट इज व्हेन पाई डोनर आर प्रेजेंट। पाई डोनर प्रेजेंट होते हैं तो हम यहां पे क्या करते हैं, पाई डोनर, जैसे कि अगर हम बात करें सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर, सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर जो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है, तो पाई डोनर जो है, पाई डोनर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हेप्टिसिटी को बताते हैं। हेप्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से। ईटा कुछ नहीं बोलता है, जैसे यहां 2 कार्बन है ना बेटा, तो यहां ईटा की वैल्यू हो गई 2। यहां पे कितने कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, तो ईटा की वैल्यू हो गई 6, और यहां पे क्या हो गई बोलो बेटा, तो यहां 5 हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? बस इतना सा फर्क होता है। हेप्टिसिटी सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों है, अगर कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके का है तो हमेशा याद रखिए कि जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 होने पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, 4 या 6 होने पे +2 आता है, और 6 से ज्यादा ऊपर जाओगे दैट इज +3। मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम और पैलेडियम के अंदर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे +2 पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे +4 पाया जाता है। तो ये वो बातें थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्नर्स थ्योरी। थ्योरीज इन्वॉल्वड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब अपन बात करते हैं बच्चा, तो हमने कहा एक वर्नर्स थ्योरी आई थी, एक VVT आई थी और एक आई थी CFT। अब अगर मैं बात करूं वर्नर्स ने क्या बोला था, तो वर्नर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इनके अकॉर्डिंग एक चीज होती है, जैसे ये मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है और साथ में इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताएगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताएगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, तो जरा गौर से यहां पे सुनो। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है, वो आयनाइजेबल नहीं होगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, चूंकि वो किससे बनी हुई है, तो वो लिगेंड से बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें वो डायरेक्शनल होती है, वहीं सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आयन से बनी हुई है, क्योंकि आयनाइजेबल है तो वो कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी। अगर वहीं हम बात करें कि डॉटेड लाइन से अगर रिप्रेजेंट किया गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो हमें जानना बेहद जरूरी था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इसके अंदर बता दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, तो यहां प्राइमरी वैलेंसी कितनी मुझे नजर आ रही है, 6। वही सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये कितनी नजर आ रही है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को उन्होंने किससे कंपेयर किया था, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो यहां पे देखो 1 2 3, यानी कि ये वो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम कर रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू हो गई +3। अब आपसे पूछा जा रहा है प्लस परसेंटेज ऑफ Cl आयनाइजेबल, तो बेटा देखो आयनाइजेबल वही होगा जो आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा। यहां देख लो कितने प्रेजेंट है, टोटल 3 है, 3 में से 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि लगभग 66.66% के करीब ये आयनाइजेबल होगा। अगली बात कंडक्शन है, तो कंडक्शन के अंदर डिफरेंट जैसे कि मान लो एक Cl को और अंदर ले गया तो बाहर कितना Cl होगा, 1 होगा। मैंने क्या किया, इसको भी बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाहर 3 Cl हो जाएंगे। अब 3 डिफरेंट मेरे पास क्या आ गए,
तीन डिफरेंट मेरे पास क्या आ गए बेटा, तीन डिफरेंट कंपाउंड आ गए। अब मैं उनके अंदर चेक कर सकता हूं मूवमेंट ऑफ आयन जहां जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस है जहां जितना ज्यादा आयनाइजेबल चीजें प्रेजेंट होंगी मूवमेंट ऑफ आयन ज्यादा होगा, मूवमेंट ऑफ आयन ज्यादा होगा तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कंडक्शन बहुत बढ़िया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दैट इज एक्सेस AgNO3 के साथ पीपीटी कौन जल्दी देगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये सारी बातें लेक्चर के अंदर कराई गई हैं, आप प्लीज वहां से देख सकते हैं, अगेन रेफर कर सकते हैं, ये समराइज्ड वे में वर्नर्स थ्योरी आपके सामने थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीवीटी, तो वीवीटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है sp2, 4 है sp3, 4 है तो dsp2। सर 2 बार आपने लिख दिया, हाँ, तो एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर। 5 होता है तो sp3d या dsp3। 6 होता है तो sp3d या sp3d2 या फिर d2sp3। अगर मैं बात करूं तो sp का शेप लीनियर होगा, sp2 का शेप ट्राइगोनल प्लानर होगा, sp3 का शेप क्या होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल, dsp2 का शेप क्या होगा तो स्क्वायर प्लानर, वहीं sp3d का शेप कैसा होगा या dsp3 का शेप कैसा होगा तो यहां पे कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। वहीं d2sp3 की अगर हम बात करते हैं या sp3d2 की हम बात करते हैं तो वो कैसा होगा बेटा, स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कौन कौन सा d यूज किया जाता है, तो dsp2 में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वहीं अगर मैं बात करूं dsp3 या sp3d के अंदर dz स्क्वायर, अगर वहीं हम बात करें d2sp3 या sp3d2 के अंदर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर यूज किया जाता है। अगली अगर हम बात करें तो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को हमने कैटेगराइज किया था। वीवीटी ने ये नहीं बताया कि क्यों आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हो और क्यों वीक लिगेंड बोल रहे हो, बस क्या कह जा रही कि हम मान लेते हैं कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग को मान लो और ऑक्सीजन हेलोजन को क्या मान लो, वीक मान लो, यानी C-NOx-X। अब क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होंगे वो जनरली डायमैग्नेटिक स्पीसीज बनाएंगे, इनर डी को यूज करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनके पास एक स्पेशल पावर होती है कि दे कैन पेयर अप विद द डी इलेक्ट्रॉन। वाइल अगर हम बात करें वीक लिगेंड के केस में तो बेटा ये पहली चीज तो पैरामैग्नेटिक आउटर डी बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और मैं तुमको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैन नॉट पेयर अप विद डी इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मूवमेंट जब हम निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 होता है। अब तुमको निकालने का मैंने तरीका बताया था कि यहां पे n की वैल्यू क्या बताएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बताएगी बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएगी। अब देखो आपको इतना लगाना ही नहीं है, आपको बस इतना आना चाहिए अगर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हो, n पॉइंट समथिंग होता है, याद रखना हमेशा, अगर n की वैल्यू 1 तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 तो 5 पॉइंट समथिंग। आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे हम चलते हैं, यहां पे इसको फटाफट से देख लीजिए। फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन रूल, वीवीटी कहता है फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन रूल, क्या वजह है, क्या चीजें हैं, वो कुछ नहीं बताने जाता है, वो सिंपल कहता है D1 है, D2 है, D3 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 तो हाइब्रिडाइजेशन है फिक्स, D1 D2 D3 के केस में D2sp3 होता है। और वहीं अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 तो हाइब्रिडाइजेशन है फिक्स, अगर D8 D9 D10 होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक लिगेंड हो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 आएगा। लोगों ने पूछा कारण क्या है, कहा कारण मुझे नहीं पता है, कारण मैं जानना भी नहीं चाहता, बस मैंने कह दिया तो मान लो, ठीक है, बस मान लो, यही तो कहानी चल रही है। अगला रूल होता है ट्रांसफर रूल। ट्रांसफर रूल ये कहता है कि अगर मैं बात करूं लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में हम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का होना बेहद जरूरी है। तो इफ रिक्वायर्ड एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या मस्ट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का होना मस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कहां कहां देखने को मिलता है तो CO+3 और Cu+2 के अंदर, तो Cu के साथ अगर हम बात करें तो कुछ आगे आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसलिए 4 ही बॉन्ड बनाएगा और ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 6, क्योंकि जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखना पसंद करते हैं। यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, इसका डीप ब्लू कलर आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। CuNH3 का होल 4 क्या होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम बात करें दैट इज स्ट्रेंथ रूल। स्ट्रेंथ रूल की जब हम चर्चा करते हैं बेटा तो हमें क्या पता है कि जो होता है ऑक्सीजन कैसा होता है, वीक लिगेंड, फ्लोरीन कैसा है वीक लिगेंड, X- कैसा है वीक लिगेंड और NH3
कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीजन डोनर जब CO के साथ, ऑक्सीजन डोनर यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन डोनर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, CO+3 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। Na+2 में जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, PT और PD+2 में X- स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। और वहीं जब NH3 को Mn+2 के साथ देखा गया तो यहां पे काम तो करना चाहिए इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन ये काम करता है किसकी तरह, वीक लिगेंड की तरह काम करता है। तो स्ट्रेंथ रूल यही बातें हमें समझाता है। VBT से पूछा गया ये सारी बातें जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीजन दोगे? उसने कहा नहीं, बस मान लो। इसीलिए नई थ्योरी हमें ये लानी पड़ी और उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? ये क्या है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, मतलब इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब मुझे पता है लिगेंड जो है, लिगेंड चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल के पास अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी और एक अपनी अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ होंगी। जब मैं इनके करीब लेके आऊंगा तो वो करीब लेके आते ही ये क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे ऐसा क्या मतलब है सर? आप ऐसे सोचो कि बेटा रोड पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और अचानक बीच में एक ट्रक आ रहा है और ट्रक वाला पागल हो चुका है। समझने की कोशिश करना। अब जैसे जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो बीच वालों को सबसे ज्यादा टक्कर मारेगा। टक्कर मारेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी यानी अनस्टेबिलिटी किसको आएगी, सबसे ज्यादा चोट किसको लगेगी, तो बीच वालों को। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किनारे किनारे वालों को चोट नहीं लगेगी, चोट तो उनको भी लगेगी, थोड़ी कम लगेगी। तो ठीक उसी तरीके से जब लिगेंड आता है तो लिगेंड के पास अपनी फील्ड स्ट्रेंथ है। अब उस फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है, यहां पे स्प्लिटिंग होती है। अब स्प्लिटिंग होती है तो जैसे कि हम बात करें कि स्प्लिटिंग 3 तरह के कॉम्प्लेक्स में हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब होती है तो हम इसे कहते हैं डेल्टा ओ। अब डेल्टा ओ में अगर हम बात करें तो जरा गौर से देखो, यहां पे चेंज कितना आता है, 0.6 डेल्टा ओ, और यहां पे कितना आता है, -0.4 डेल्टा ओ, जो मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था। इसको E0 = 0 को हमने मान लिया बेरी सेंटर, क्या मान लिया, बेरी सेंटर मान लिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं जो एक्सियल होंगे, एक्सियल जो बीच में आएंगे उनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ेगी अगर हम बात करें तो dx² - y² और dz² की। और अगर हम बात करें एनर्जी कम किसकी रहेगी, तो बेटा जो किनारे किनारे लोग खड़े थे, नॉन एक्सियल लोग हैं, दैट इज dxy dyz dzx। अब समझो जरा गौर से, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को T2g कहा जाता है और अगर हम बात करें कि एक्सियल ऑर्बिटल को Eg कहा जाता है। तो जरा गौर से यहां पे देखो कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, तो जस्ट उल्टा होता है। यहां पे बस आप 3 को ऊपर लेके चले जाओ और इन दोनों को नीचे लेके चले आओ। अच्छा डेटा चेंज कर देना, जब ऊपर रखोगे तो माइनस नहीं 0.4 डेल्टा हो, और नीचे अगर रखोगे डेटा तो कितना आ जाएगा, -0.6 डेल्टा हो। क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल का मतलब है 2v स्टेट। तो समझने की कोशिश करना, जब लिगेंड अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल के केस में जब हम बात करेंगे तो स्प्लिटिंग जो होगी तो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। वहीं अगर हम ऑक्टाहेड्रल के अंदर बात करते हैं तो एक्सियल वालों की ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में जब आएगा तो कैसे आएगा, आता तो वैसे हर तरफ से है, लेकिन वो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ाएगा, जो एक्सियल ऑर्बिटल है। और वहीं टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, चूंकि टेट्राहेड्रल 2v स्टेट है तो इस समय किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तो बढ़ेगी किसकी बेटा, तो नॉन एक्सियल वालों की ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए समटाइम कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के अंदर अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर एक चीज मुझे बताओ, अगर लिगेंड आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, एक तो dx² - y² होगा और क्या होगा, dxy होगा। तो इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, उसके बाद dz² की, उसके बाद dyz और dxz, इनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। कुल मिला जुला के तुमको याद क्या रखना है, पहले तो ये ऑर्डर याद रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ती है, तो हाई एनर्जी किसकी होती है, दैट इज dx² - y² की होती है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बात आप याद रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम चलते हैं आगे। यहां पे अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग तो हमने करा ली थी, अब हमें बात आई थी फिलिंग की। तो देखो 1 2 3 तक तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम कहां आती है, D4 में। जैसे D4 में है तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां पे देखो जरा गौर से, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो तुमने बड़ी आसानी से भर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरते वक्त तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो नीचे तुम पेयरिंग करो या तो इसको ऊपर भेजो। अब देखो पेयरिंग करना भी एक खर्चा है, ऊपर भेजना भी एक खर्चा है। अब ऊपर भेजने में अगर एनर्जी कम लग रही है, ऊपर भेजने में अगर एनर्जी कम लग रही है तो ऑब्वियस है क्या करोगे, ऊपर भेजोगे उसको। अच्छा ऊपर भेजने में एनर्जी ज्यादा लग रही है कंपेयर टू पेयरिंग के, तो क्या करा दोगे, पेयरिंग करा दोगे। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा, बेटा अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, और अगर वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा तो आप मुझे सोच के बताइए कि अगर स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा मतलब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, पेयरिंग से। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो ऑब्वियस है पेयरिंग करा दो। मान लो पेयरिंग क्या है, अब समझने की कोशिश करो, स्प्लिटिंग कम है यानी कि भेजना आसान है, भेज सकते हैं हम, समझने की कोशिश करना। यानी कि पेयरिंग से ज्यादा हुआ अगर डेल्टा, समझ रहे हो, स्प्लिटिंग ज्यादा तो क्या करो, पेयरिंग करा दो, स्प्लिटिंग कम
तो क्या करा दो, वहां पे ऊपर भेज दो। अब सर हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, हमें इससे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑब्वियस है वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, इट मींस पेयरिंग कराना आसान है, यानी कि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है पी से, तो ये क्या बन जाएगा T2G4। कैसे बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाएगा। अब मान लो पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है और स्प्लिटिंग में कम, मतलब ऊपर भेजने में कम एनर्जी लग रही है, इसका मतलब इसको ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा T2G3 और ऐसे ये सारे केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ CFSC। समझने की कोशिश करो, अगर आपको दिया गया कॉन्फ़िगरेशन T2GN EGM दिया हुआ है, अब आपको पता है ये क्या है, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल की वैल्यू कितनी थी, -0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। और वहीं अगर M के लिए अगर हम बात करें तो क्या थी वैल्यू, एक्सियल वालों के लिए 0.6 डेल्टा ओ प्लस XP। सर XP क्या है, तो न्यू पेयर, कितने नए पेयर बने हैं उसको यहां पे रखना होता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये, तो आप इनके ऊपर कैलकुलेट करते रहेंगे, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। आपको क्या मेन जो जानना है वो सुनो, मेन ये जानना है कि जीरो CFSC कहां कहां आता है। तो जीरो CFSC के बेटा दो केस हो सकते हैं, D5 के साथ वीक लिगेंड है तब क्या होगा, जीरो CFSC होगा। उसके अलावा D10 या D10 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो आप या वीक लिगेंड ले लो, दोनों के केस में क्या होने वाला है बेटा, दोनों के केस में जीरो CFSC आने वाला है। अगली बात हम करें कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो कलर कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन की वजह से इसको एक्सप्लेन किया गया था CFT के द्वारा। जनरली D0 और D10 में कलरलेस होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ट्रांजिशन कहां से कराओगे, और D10 में सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से वो स्टेबल है, तो ट्रांजिशन फिर से कहां से कराओगे। तो D0 और D10 क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब यहीं पे बात किया जाए KMnO4 और K2Cr2O7 जिनका D0 होता है, ये फिर भी कलर्ड होते हैं। तो एक्सेप्ट अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि KMnO4 एंड K2Cr2O7, तो इनका सबसे बड़ा मुख्य रीजन क्या है बेटा, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT की वजह से KMnO4 और K2Cr2O7 जो होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है D0 होते हुए भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं KMnO4 K2Cr2O7 D0 होते हुए भी कलर्ड है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, शॉर्ट में बोलूं तो LMCT की वजह से। इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन के बाद मैंने कहा था रूबी रेड होती है, एमरल्ड ग्रीन होता है, दोनों के अंदर Cr+3 होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो रूबी रेड है, एमरल्ड ग्रीन है, और Cr+3 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फिल्ड विथ किसके साथ, Al2O3, अल्युमिनियम का ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या होता है, रेड होता है। अगर मैं बात करूं Cr+3 यहां पे भी ऑक्टाहेड्रली अगर हम बात करें तो फिल्ड होती है किससे, बेरिल से, ठीक है। तो बेरिल एक क्या होता है, साइक्लिक सिलिकेट होता है, मदर मिनरल भी कहा जाता है किसका, बेरिलियम का, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या है, तो Be3Al2Si6 और O16 होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो 4D और 5D में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू 3D के, ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से अगर मैं आपसे बात करूं तो 5D और 4D में ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो बेटा देखो चार्ज ऑन मेटल सबसे पहले आप देखोगे, दूसरी चीज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखोगे। पहले चार्ज ऑन मेटल देखो, जहां चार्ज ज्यादा है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। अगर वहीं हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ, अगर मान लो चार्ज से आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या देखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मतलब जितना तगड़ा लिगेंड होगा उसका कॉम्प्लेक्स उतना तगड़ा बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उससे भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या देखोगे, चिलेटिंग लिगेंड की, कहां पे चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग वर्ड का मतलब होता है, चिलेशन का वर्ड का मतलब होता है दैट इज रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर अगली बात हम करते हैं दैट इज कलर कॉम्प्लीमेंट्री व्हील, कि अगर मान लो वायलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब है तो रिफ्लेक्टेड कैसा होगा, येलो, ब्लू के केस में कैसा होगा, ऑरेंज, ग्रीन के केस में कैसा होगा, रेड होगा। तो ये कहानी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। खैर मुद्दे की हम बात पे आते हैं, दैट इज यहां पे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेटा दो तरह के होते हैं, एक जहां पे कनेक्शन में चेंज हो और दूसरा जहां करेक्ट कनेक्शन नहीं और स्पेस में ओरिएंटेशन में चेंज हो। तो जहां कनेक्शन में चेंज आ जाता है दैट इज हम कहते हैं आयनाइजेशन, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर मान लो कनेक्शन में चेंज नहीं है, वहां पे स्पेस में केवल ओरिएंटेशन में चेंज है, दैट इज स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल की बात करें तो आयनाइजेशन, उसके बाद से हमने पढ़ा था लिंकेज, उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रेट, उसके बाद हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। टोटल 5 पढ़े थे स्ट्रक्चरल के अंदर। स्टीरियो के अंदर हमने 3 तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, दैट इज टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। 3 केसेस में हमने पढ़े थे। खैर मुद्दे की बात जानते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट आयन का टेस्ट देगा, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट टेस्ट आएगा, आयनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होता है वही टेस्ट अलग आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लिंकेज आइसोमर के लिए एम्बिडेंटेड लिगेंड का होना बेहद जरूरी है, ये बात मैंने आपको बताई है। और इसका एक बहुत शानदार ट्रिक भी बताया था, दैट इज Li अगर आपको निकालना है 2 to the power n, n का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या है बोलो बेटा, नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ये होता है नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड।
ठीक है। अगली बात अगर हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर क्यों बनते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ रहे हो? कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर में H2O के फेर बदल से बनने वाला जो आइसोमर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमर। लेकिन मैंने कहा था पानी को अगर डब्बे के बाहर रखना है तो उसकी एक शर्त है कि डब्बे के ऊपर कोई ना कोई ऐसा चार्ज मौजूद होना चाहिए जो पानी को खींच के रख सके। अगर डब्बा जीरो हो गया तो पानी कभी भी बाहर रहना पसंद नहीं करेगा और हाइड्रेट आइसोमर नहीं बनेगा। यह बात मैंने पहले ही बताई आपको। अगली बात सुनिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहां लगता है? जब डब्बा पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। समझ रहे हो? तो वहां पे कौन सा आइसोमर लगता है? दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने बताया था। मेटल अगर क्या है, मेटल अगर सेम है, लिगेंड अगर अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, n/2 कर दो। n/2 बोले तो कैसे कर दे सर? n क्या है? लिगेंड का नंबर है। लिगेंड का नंबर जितना भी होगा, मान लो 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मेटल भी अलग अलग है, लिगेंड भी अलग अलग है, तो सीधा n कर दो। मान लो लिगेंड का नंबर 4 है इस केस में, तो आप क्या लिख दोगे? सीधा 4 लिख दोगे, उसको डिवाइड बाई 2 नहीं करोगे। तो यहां पे ये डायरेक्ट ट्रिक है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ये कहां लगता है? तो ये ब्रिज लिगेंड के केस में लगता है। कहां लगता है बेटा? ब्रिज लिगेंड के केस में लगता है। कहां लगता है? ब्रिज लिगेंड के केस में लगता है। चलिए आगे अगर हम चले, यहां पे जरा गौर से देखें। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर की, और स्टीरियो आइसोमर 3 केसेस में हमने पढ़े थे, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। हमने कहा था स्क्वायर प्लेनर में अगर आप ढंग से देखेंगे तो अगर हम बात करें यहां पे केवल क्या देखने को मिलता है? जीआई देखने को मिलता है। अगर वहीं हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो यहां पे कोई जीआई नहीं देखने को मिलता है। यहां पे क्या देखने को मिलता है? केवल ओआई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ओआई। ठीक है। MABCD कायरल होता है, MAB2 कायरल होता है। ठीक है, बताऊंगा अभी सारी बातें। ऑक्टाहेड्रल में अगर हम बात करें तो बोथ GI और OI दोनों देखने को मिलता है। अब देखो इसके अंदर हमने कहा था अगर MAB टाइप की ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है, बाकी दो मुझे नहीं पता है, मुझे ये बस पता है कि AA ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यहां पे जरा गौर से समझना, मैं इसको बोलूंगा ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस केस में रूल नंबर 2, जैसे कि मैंने कहा मुझे ये पता है ये AA और ये क्या है? BB, मुझे ये पता है। ठीक है, तो ये क्या कैसा बना? MAA और MAB। ठीक है, और तीसरा मुझे नहीं पता है कि कौन है, तो ये भी कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इन दोनों को छोड़ दो बेटा, तो आपको मैं बता दूं इन दोनों को छोड़ के बाकी और कोई ऐसा है ही नहीं जो कि क्या हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। बस ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि MA3, अच्छा आगे ही हम डिस्कस करते हैं। खैर पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता बिकॉज POS प्रेजेंट होता है। POS प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। अब आगे अगर हम बात करें तो जरा गौर से समझो, जैसे A के रेस्पेक्ट में ये C क्या है? तो C ट्रांस है। B के रेस्पेक्ट में D क्या है? ट्रांस है। तो हम इसको क्या पेयर लिख सकते हैं? MAC एंड BD। तो जितने ट्रांस पेयर बनते हैं, जितने ज्यादा ट्रांस पेयर बनेंगे उतना ही GI आएगा। बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब जरा गौर से सुनो, पहली चीज तो ये आया क्यों है? तो स्पेस में एटॉमिक ओरिएंटेशन में अंतर होने के कारण डेवलप हुआ है स्टीरियो आइसोमर। अब समझने की कोशिश करो। अब जैसे MA4 का आप बनाओगे तो यहां पे 0 GI, MA3B के केस में 0 GI। क्यों? क्योंकि ट्रांस पेयर ही नए नहीं बनेंगे। स्क्वायर प्लेनर में कायरल वर्ड यूज नहीं होता क्योंकि इसमें POS होता है। तो स्क्वायर प्लेनर में अगर हम बात करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर कायरल वर्ड यूज ही नहीं होता है, और कायरल वर्ड यूज नहीं होता है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो चूंकि यहां पे OI की अगर हम बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझो, जैसे मुझे अगर ट्रांसपेयर बनाना है, जैसे MABCD दिया गया है, ठीक है, तो M का AC बन गया। अब देखो एक काम करते हैं कि B को C से रिप्लेस किया था, तो ये क्या बन गया था? अब क्या बनेगा ट्रांसपेयर? तो MAB और क्या बनेगा? CD। यानी यहां कितने ट्रांसपेयर बन रहे हैं? 2। तो GI कितना आएगा? ऑब्वियस है 2 आएगा। ठीक है, यहां पे ट्रांसपेयर देखोगे 0, यहां पे ट्रांसपेयर 0, इसलिए GI भी 0। अगली अगर हम बात करें यहां ट्रांसपेयर कितना बनेगा? डेट इज AABB AB। ठीक है, 2 ट्रांसपेयर बन रहे हैं, यानी कि इसका GI कितना हो जाएगा? 2। जितने ट्रांसपेयर बनेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, जितने ट्रांसपेयर बनेंगे उतना GI आएगा। अब जैसे MA2BC है, अब यहां पे क्या बनेगा? AA और BC बनेगा। और यहां पे क्या किया तुमने? A और B को इंटरचेंज किया तो ABAC, मतलब कितने ट्रांस बने? तो 2 ट्रांस बने। अगर 2 ट्रांस बने हैं तो GI भी कितना आएगा? 2 आएगा।
आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था MABCD के अंदर यहां पे टोटल कितने ट्रांसपेयर बनते हैं? 3 बनते हैं, जिसमें से 2 क्या होते हैं? सिस होते हैं और 1 क्या होता है? ट्रांस होता है। तो 2 सिस होते हैं और 1 ट्रांस होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ GI, 2 सिस बन रहे हैं और 1 ट्रांस बन रहा है, तो जितने नंबर ऑफ क्या बन रहे हैं? ट्रांसपेयर बन रहे हैं। जितने नंबर ऑफ ट्रांसपेयर बन रहे हैं और साथ में ये सिस 2, ठीक है, जोड़ के टोटल कितना GI आता है? 3 आता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड के केस में, बाइडेंटेड लिगेंड 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी। अगर वो दोनों सेम साइड से दे रहा है तो हम उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, अगर वो दोनों अपोजिट साइड से दे रहा है तो हम उसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया, सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया, तो एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर मान लो ये क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। सिमेट्रिकल लिगेंड में यहां X रखो, यहां Y रखो, इंटरचेंज करो। A के साथ अभी Y ट्रांस पे है, A के साथ अभी X पे, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो X और Y को इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पे देखो A के साथ अब X पे है और A के साथ अब ये Y ट्रांस पे है। तो समझने की कोशिश करना है यहां पे, अगर एक भी सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया, सिमेट्रिकल लिगेंड एक भी आ गया, तो यकीन मानो दोस्त कभी भी GI नहीं आएगी, GI आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ट्रांसपेयर बनेगा ही नहीं कुछ भी डिफरेंट। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल लिगेंड आया, अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोले तो ये क्या है? AB। समझने की कोशिश करना। अब ये ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो यहां पे देखो जरा गौर से कि यहां पे अगर हम बात करें कि मान लो अगर ये दोनों ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। तो A के साथ C ट्रांस पे, B के साथ C ट्रांस पे, इंटरचेंज कर लो तो क्या बनेगा? A के साथ अगेन C ट्रांस पे, B के साथ अगेन C ट्रांस पे। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रुप सेम हो गया तो नो GI, ग्रुप सेम हो गया तो नो GI, ग्रुप सेम हो गया तो नो GI। अब यहां पे देखो तो A के साथ D ट्रांस, B के साथ C ट्रांस, चेंज करो तो अब A के साथ C ट्रांस, B के साथ D ट्रांस, यानी कि 2 डिफरेंट पेयर बने, तो यहां पे डिफरेंट ग्रुप हुआ तो GI आएगा और यहां पे GI नहीं आएगा। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, अप मेटल के साथ जो है वो A को या AB को ऐसे ही क्यों जोड़ रहे हो? ऐसे क्यों नहीं जोड़ देते? बेटा अगर मैं ऐसे जोड़ूंगा तो बहुत ज्यादा हाई एंगल स्ट्रेन आ जाएगा और हाई एंगल स्ट्रेन आने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं तुमसे बात करूं टेट्राहेड्रल के केस में, तो टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी बेटा कहा जाता है कि इसके केस में हम कोई GI की बात नहीं करते, हम सीधा OI की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल जो है, टेट्राहेड्रल केस समझने की कोशिश करना कैसा है। टेट्राहेड्रल बोले तो 2V स्टेट है और 2V स्टेट में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ही नहीं। कैसे नहीं आएगी? देखो जरा गौर से। अभी अगर मैं बात करूं, ये रहा A, ये रहा D, ये रहा C, ये रहा B। अब इसको कहा जाता है कायरल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 V ऐसे होंगे, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं तलवार लेके यहां से काटूंगा तो मान लो अगर A और B नीचे हैं ऐसे, ये वाले V पे, एक A यहां पे और एक B यहां पे, तलवार लेके काटोगे A कट गया, B कट गया, C के सामने D आ रहा है, तो यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। अगली अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, तो अगली बात सुनो यहां पे जरा गौर से कि MAB2 इज अ कायरल। सर ये देखो ये एक स्पेशल केस है, थोड़ा याद रखना। कैसे याद रखोगे बेटा? देखो एक जो बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है वो ऐसे जुड़ा हुआ है और एक बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तलवार लेके आए और काटोगे यहां से, तो काटोगे तो बेटा देखो A कट गया, B कट गया, लेकिन A के सामने क्या आ रहा है? अगेन B आ रहा है। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। तो वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये सवाल है। ठीक है, तो MAB2 इज अ कायरल। पहली चीज MABCD इज अ कायरल, दूसरा MAB2 इज अ कायरल। अब तुम्हें और क्या याद रखना है? सुनो जरा गौर से कि टेट्राहेड्रल के अंदर कभी GI नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर के अंदर कभी OI नहीं होता। अगली बात सुनो बेटा कि जिसमें POS नहीं होता वो कायरल होता है। चूंकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही थी, इस वजह से हमने उसे क्या बोला था? अकायरल बोला था। वहीं टेट्राहेड्रल के अंदर किसी भी एंगल से अगर तुम काट के देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं देखने को मिलेगी तो आप इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि यह कायरल है। और अगर एक कायरल सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है तो ऑर्गेनिक में भी आप ये सुनते हो कि कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अगर वो एक्टिव है तो उसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक वो और एक दूसरा उसका मिरर इमेज, यानी कि एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक कौन सा फॉर्म बनेगा? लीवो फॉर्म। ठीक है, तो एक बनेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक बनेगा लीवो रोटेटरी। जो PPL को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बहुत डीप हमने पढ़ा था उसके बारे में। अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, लीवो रोटेटरी। अब कैसे याद रखोगे? तो L फॉर लेफ्ट, D फॉर दाया। ठीक है, दाएं, राइट को हिंदी में दाया कहा जाता है। ठीक है, तो D फॉर दाया, लेफ्ट फॉर
एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, आप दोनों याद रख सकते हैं। अगली बात सुनो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं इसको उल्टा पढ़ो, ठीक है। पिटोगे नहीं पढ़ोगे तो, समझ रहे हो मेरी बात को, पिटोगे अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमेशा याद रखना पीटी और पीडी के केस में हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी इनके कंपाउंड को देख के मेरे को एक बड़ी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई इनके कंपाउंड जो है ना, इनके कंपाउंड जो है वो कभी भी क्या नहीं शो कर सकते, तो कभी भी ये क्या नहीं शो कर सकते, ओआई नहीं शो कर सकते। वैसे ही अगर हम बात करें जिंदगी कबाड़ा हो गई सर किसकी, तो बेटा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाल फिलहाल एलिमेंट्स की कोऑर्डिनेशन की। तो अगर हम बात करें कि जिंदगी कबाड़ा हो गई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसके साथ 4 है तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स बनता हुआ पाया गया है दैट इज टेट्राहेड्रल। और अगर वो टेट्राहेड्रल पाया जाता है, तो टेट्राहेड्रल पाया जाता है मतलब उसके अंदर कभी जीआई नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ओआई होगा। आगे अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर में पीओएस प्रेजेंट होने की वजह से अकाइरल होता है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, देखो केस क्या है बेटा। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा वर्ड का मतलब होता है 8 जरूर, लेकिन 8 वहां पे 8 लिया नहीं जाता है, ठीक है। हेड्रल मतलब क्या होता है, अगर हेड्रल मतलब ज्योमेट्री, फेस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें कितने साइड होते हैं टोटल, तो टोटल 6 ही साइड होंगे, है ना। अब देखो जरा गौर से, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री लेट सपोज प्रेजेंट है, तो यहां ऑप्टिकल आइसोमर तो हो ही नहीं सकता। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। देखो जरा गौर से, अब देखो 2 केसेस में बता रहा हूं, ये 2 केसेस बस तुमको याद रखने हैं। अगर बेटा मान लो मुझे कहीं पे भी किसी भी एक ट्रांस पे 2 ग्रुप सेम नजर आ रहे हैं, किसी भी एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम नजर आ रहे हैं, बाकी और क्या है मुझे नहीं पता, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी और ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और यहां पे कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। सबसे पहली चीज समझ में आई। अब दूसरी बात सुनो कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, तो यहां पे जरा गौर से देखना तरीके से कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा, पक्की बात है। अगर मान लो मुझे इतना पता है बेटा, केस नंबर 2 दैट इज ए बी, मुझे पता है कि 2 ग्रुप मुझे पता है, 2 ग्रुप मुझे ऐसे पता है कि यहां पे बी के सामने बी, ए के सामने ए, 2 ट्रांस के ग्रुप मुझे पता है, तीसरा मुझे नहीं पता है, तो भी मैं एक चीज बड़े आसानी से जज कर सकता हूं, दैट इज व्हाट, कि यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो प्रेजेंट होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पक्की बात है। अब सुनो जरा गौर से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसी भी एक ट्रांस पर 2 ग्रुप सेम हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसी भी एक ट्रांस पे 2 ग्रुप सेम हो, तो हमेशा याद रखना वो कैसा होगा, ऑप्टिकली, बोलो 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 बोलो, कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो उसके एनेंटियोमर बनेंगे, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म बनेगा और एक लीवोफॉर्म बनेगा, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं तो जरा गौर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, यहां पे आप इसे ट्राई कर लेंगे। अगला अगर हम बात करें MABCDEF, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, बहुत तरह के केस बताए थे मैंने वहां पे। MA6, अब वो आपका काम है उसके बारे में लिखना, दैट इज MA6, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था, बोलो जल्दी, MA5B, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, MA4BC या फिर MA4B2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, MA3B3, उसके बाद क्या हो जाएगा, MA3BCD, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, MA3B2CD। मतलब बहुत तरह के हमने केसेस वहां पे बनाए थे, वो सारी चीजों को लिखना, उसके कितने नंबर ऑफ जीआई बनते हैं, कितने नंबर ऑफ वाई बनते हैं, ये अब आपका काम है, ठीक है। उसको याद रखना, ये आपका काम है। मैं आपको बता देता हूं दूसरा इंपॉर्टेंट केस, दैट इज MABCDEF। इसके अंदर अगर बात किया जाए बेटा, तो इसके अंदर टोटल जीआई कितने बनते हैं, 15 जीआई बनते हैं, और जितने जीआई बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ऑप्टिकली, वो सब के सब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव। एक के केस में कितना बनता है, अगर मान लो ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी के केस में देखो क्या बनेगा, CE बनेगा, DF बनेगा। देखो यहां पे क्या बनेगा, CE और क्या बनेगा, DF बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या बनेगा, DE बना और CF बना। तीसरे वाले केस में EF बनेगा और क्या बनेगा, CD। ये टोटल 3 केस बनेंगे। अगर B यहां रखा तो 3 केस बने, तो C उठा के रखो तो भी 3,
डी उठा के रखो तो भी 3, ई उठा के रखो तो भी 3, एफ उठा के रखो तो भी 3, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, टोटल कितने जीआई बनेंगे? 15 जीआई, और सब के सब क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ठीक है, ऐसी अगर मैं बाइडेंटेड के केस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, जैसे कि अगर मान लो ये हमने ले लिया MA3, MA3 का मतलब एक लिगेंड को यहां जोड़ा, एक को यहां जोड़ा और एक को यहां जोड़ा। अब इसके अंदर देखोगे तुम तरीके से, तो अगर मान लो ये क्या है? प्लेन है। ठीक है, यहां पे एक ए है, अब एक ए को कैसे कैसे जोड़ रहा हूं? दूसरा ए ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, इसको जोड़ दिया, इसको आगे वाले से जोड़ा और नीचे वाले को पीछे वाले से जोड़ा। समझने की कोशिश करो, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा दो जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तो ये कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई जीआई देखने को नहीं मिलेगा, इसके दो इनैंशियोमर बनेंगे, बोले तो एक डेक्स्ट्रोफॉर्म एक लीवोफॉर्म। अगली अगर हम बात करें तो MAB2 के अंदर, तो यहां पे देखो क्या बनेगा? एक ट्रांसफॉर्म बनेगा और एक इसी का क्या बन जाएगा? सिस फॉर्म बन जाएगा। कैसे वो देखो, तो इसका सिस फॉर्म बनेगा B, ये B, यहां पे हमने क्या कहा? ये A, ये हमने क्या कहा? A। ठीक है, और इसके बाद से देखो ये क्या है? A है, और ये क्या है? A है। तो ये एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या बनेगा? यहां पे अगर मैं बात करूं, ये ट्रांसफॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखोगे तो प्रेजेंट होगी, यानी कि ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट यही है बेटा कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे लेक्चर को देख के अगर इसको साथ में पैरेलल देखोगे तो आपकी सारी चीजें फटाफट से रिवाइज होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। पूरे 12 घंटे को मैंने कुछ चंद मिनटों के अंदर समेटने की कोशिश की है। इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।